इस वीडियो में हम जी हिस्ट्री यानी अंडरस्टैंडिंग इंडियन हेरिटेज के यूनिट 2 को पढ़ने वाले हैं। यह सेमेस्टर 2 का जी का सब्जेक्ट है। इसके यूनिट 1 पे मैंने वीडियो बनाया है। इसमें यूनिट 2 को पढ़ेंगे और यूनिट 3 और यूनिट 4 की भी वीडियो आएंगी जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो आइए, यूनिट 2 का जो हमारा टॉपिक है वो है इशूज़ ऑफ लूट एंड रिपेट्रिएशन, हेरिटेज, ऑनरशिप एंड लेजिस्लेशन। हम इसे हिंदी में पढ़ने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लूट ऑफ हेरिटेज यानी विरासत की लूट क्या है। जब कोई वस्तु अवैध तरीके से एक देश से दूसरे देश में ले जाई जाती है तो वह लूट कहलाती है। और जब कोई बाहरी शक्ति जैसे विदेशी शासक या औपनिवेशिक ताकत या युद्ध में कोई विजेता देश किसी देश की सांस्कृतिक वस्तुओं को बलपूर्वक या चोरी या धोखे से अपने देश में ले जाते हैं, तब उसे विरासत की लूट कहा जाता है। विरासत की वस्तुएं सिर्फ वस्तुएं नहीं होती, वे एक सभ्यता की आत्मा होती है। इसलिए विरासत की लूट केवल एक देश की संपत्ति का नुकसान नहीं है, बल्कि वह एक सभ्यता की आत्मा पर हमला है। उपनिवेश काल, युद्ध, तस्करी इसके मुख्य कारण रहे हैं। इसे सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का रूप भी माना जा सकता है। यह आमतौर पर युद्ध, उपनिवेशवाद या कला बाजार की मांग के चलते होती है। उदाहरण के तौर पे भारत का कोहिनूर हीरा जो कि अभी ब्रिटेन में है, अमरावती की स्तूप की मूर्तियाँ जो कि ब्रिटिश संग्रहालयों में अभी है, चोलकालीन मूर्तियाँ जो कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से बरामद हुई है। तो इस प्रकार विरासत के लूट के प्रभाव को हम देखते हैं। फिर तो पहला प्रभाव है कि यह सांस्कृतिक पहचान पर आघात करता है। जिन वस्तुओं से संस्कृति जुड़ी होती है उनकी अनुपस्थिति सांस्कृतिक स्मृति को कमज़ोर करती है। इसका दूसरा प्रभाव है ऐतिहासिक संदर्भ खो जाते हैं। संग्रहालयों में वस्तुओं को उनके मूल ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग दिखाया जाता है। इसके बाद है शिक्षा और शोध पर असर पड़ता है, यानी मूल देश में ऐसी वस्तुओं की अनुपलब्धता से शोध सीमित हो जाता है। इसके बाद चौथा इसका प्रभाव है कि यह अवैध अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, यानी कला तस्करी को देखें तो वह आज एक अरबों डॉलर की अवैध अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अब हम देखते हैं पर्यावर्तन यानी रिपेट्रिएशन क्या है। जब कोई भी देश, संग्रहालय या कोई निजी संग्राहक ऐसी सांस्कृतिक वस्तुएं जो किसी अन्य देश से तस्करी या युद्ध या फिर औपनिवेशिक लूट या धोखे से प्राप्त हुई हो, उन्हें मूल देश में वापस लौटाता है, तो यह पर्यावर्तन या रिपेट्रिएशन कहलाता है। यह सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी और ऐतिहासिक न्याय की प्रक्रिया है। यह एक सांस्कृतिक न्याय की प्रक्रिया है। विरासत का पर्यावर्तन केवल सांस्कृतिक वस्तु की वापसी नहीं होती, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता की पुनर्स्थापना है। इसके लिए वैश्विक सहयोग, कानूनी दृढ़ता और नैतिक प्रतिबद्धता आवश्यक है। विरासत की वस्तुएं सिर्फ वस्तुएं नहीं होती, वे एक सभ्यता की आत्मा होती हैं। इनका परिवर्तन देश को उसके इतिहास, आत्मसम्मान और ज्ञान से फिर से जोड़ता है। परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है, तो इसे देखते हैं। इसकी पहली कारण है कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान की पुनर्प्राप्ति होती है। जब किसी देश की सांस्कृतिक या धार्मिक वस्तुएं जैसे कि मूर्तियां, पांडुलिपियां या फिर स्थापत्य अवशेष आदि तस्करी या लूट के माध्यम से विदेश चली जाती हैं, तो वह देश अपनी ऐतिहासिक विरासत से वंचित हो जाता है। ऐसी वस्तुएं न केवल कला के नमूने होते हैं, बल्कि वे उस समाज की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का प्रतीक भी होती हैं। जब वे वस्तुएं मूल स्थान पर लौटती हैं तो लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलता है और सांस्कृतिक पहचान सुदृढ़ होती है। उदाहरण के तौर पे चोल काल की नटराज की मूर्ति जब अमेरिका से भारत लौटी तो तमिलनाडु की सांस्कृतिक अस्मिता को बल मिला। इसके बाद जो दूसरी आवश्यकता है वो है नैतिक और वैधानिक दायित्व। नैतिक दृष्टि से कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता कि उसने किसी अन्य देश से जबरन या चोरी से ली गई वस्तु पर अधिकार कर लिया है। यह केवल एक न्याय का प्रश्न नहीं है, बल्कि एक वैश्विक नैतिकता का विषय भी है।
वैधानिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ यह कहती हैं कि जो भी सांस्कृतिक वस्तुएं अवैध रूप से प्राप्त होती हैं उन्हें मूल देश को लौटाना अनिवार्य है। इसलिए पर्यावर्तन न केवल संस्कृति का मामला है बल्कि यह कानून और नैतिकता से भी जुड़ जाता है। यानी यह हमारे एथिक्स में है कि हम अगर किसी दूसरे का वस्तु अगर लेकर आ गए हैं तो हम उसे वापस कर दें। उसके बाद तीसरा इसकी आवश्यकता को देखें तो वह है शोध, शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव के लिए यह जरूरी है। विरासत की वस्तुएं शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और शोधकर्ताओं के लिए अमूल्य स्रोत होती है। जब ये वस्तुएं मूल देश में नहीं होती तो विद्यार्थियों और विद्वानों को प्रामाणिक अध्ययन का अवसर नहीं मिल पाता। साथ ही यह देश की युवा पीढ़ी में गर्व और आत्मसम्मान की भावना को भी कम करता है। उदाहरण के तौर पे जब भारत से तस्करी हुई वस्तुएं न्यूयॉर्क या लंदन के संग्रहालयों में होती है तब भारतीय विद्यार्थियों को उन्हें देखने या समझने का अवसर नहीं मिलता है। पर्यावर्तन की चौथी आवश्यकता है गलत इतिहास को सुधारने के लिए यह आवश्यक है। पर्यावर्तन एक माध्यम है जिससे औपनिवेशिक काल में बनाई गई झूठी ऐतिहासिक धारणाओं को सुधारा जा सकता है। औपनिवेशिक युग में पश्चिमी देशों ने यह गलत धारणा फैलाई कि भारत जैसे उपनिवेशों में संस्कृति या सभ्यता नहीं थी। जब भारत की प्राचीन कलाकृतियाँ, मूर्तिकला और स्थापत्य विदेशों में दिखती हैं तो यह साबित करता है कि भारत एक उन्नत और कलात्मक राष्ट्र था। उदाहरण के तौर पे अमरावती स्तूप की मूर्तियाँ जब ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी जाती हैं और भारत में नहीं होती तो भारत का बौद्ध इतिहास अधूरा प्रतीत होता है। अब हम पर्यावर्तन की प्रमुख चुनौतियों को देखते हैं, यानी रिपेट्रिएशन की जो चुनौतियां हैं उसे देखते हैं। इसकी पहली चुनौती है ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी। बहुत सी सांस्कृतिक वस्तुएं औपनिवेशिक काल या तस्करी के माध्यम से चोरी छिपे देश से बाहर चली गई। उन वस्तुओं के स्वामित्व, मूल स्थान या काल से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण मौजूद नहीं होते। बिना प्रमाण के यह सिद्ध करना कठिन हो जाता है कि वस्तु वास्तव में उसी देश से संबंधित है। इसके बाद संग्रहालयों और निजी संग्राहकों की अनिच्छा, यानी कई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय विरासत वस्तुएं वापस करने को तैयार नहीं होते। उनका तर्क होता है कि वे उन वस्तुओं को कानूनी रूप से खरीदे हैं, वे इन्हें विश्व विरासत मानते हैं, न कि किसी एक विशेष देश की। निजी संग्राहक भी इन कलाकृतियों को प्रतिष्ठा या निवेश के रूप में रखते हैं और लौटाना नहीं चाहते। नतीजा यह होता है कि इन संस्थानों से वस्तुओं को वापस लाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसके बाद तीसरी चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय न्याय की धीमी प्रक्रिया। पर्यावर्तन के लिए यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मंच का सहारा लेता है तो प्रक्रिया बहुत ही धीमी और जटिल और महंगी होती है। केसों को सुलझाने में सालों लग जाते हैं और तब तक विरासत की वस्तुएं उसी जगह पर बनी रहती हैं। कई बार न्यायालयों की भाषा, न्याय प्रणाली और प्रक्रिया भी विकासशील देशों के लिए जटिल होती है। इसके बाद जो इसकी चौथी चुनौती है वो है राजनीतिक इच्छा की कमी। यानी पर्यावर्तन की प्रक्रिया में सरकारों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि सरकारें इस विषय को प्राथमिकता नहीं देती है या राजनीतिक दबाव नहीं बनाती या संपर्क में रुचि नहीं दिखाती है तो वस्तुओं को वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, उसके वापस आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसके बाद इसकी पांचवी चुनौती है वस्तुओं का पुनः परीक्षण और पहचान में कठिनाई। कई बार एक जैसी कलाकृतियाँ अनेक देशों में पाई जाती है जिससे यह तय करना मुश्किल होता है कि कौन सी किस देश की हैं। कुछ वस्तुएं बहुत प्राचीन, खंडित या पुनर्निर्मित होती हैं जिससे उनका सटीक पहचान करना कठिन हो जाता है। कुछ मामलों में स्थान का नाम या लिपि मिट चुकी होती है। अगर एक मूर्ति बिना शिलालेख के है और वह दो देशों में उसी शैली में मूर्तियाँ पाई जाती हैं तो उस मूर्ति का असली देश सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वामित्व यानी ऑनरशिप। तो आइए देखते हैं स्वामित्व का अर्थ। किसी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या धार्मिक वस्तु पर किसका कानूनी या नैतिक या फिर
सांस्कृतिक अधिकार है, यही स्वामित्व कहलाता है। जब हम सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं तो यह अधिकार सिर्फ कानूनी नहीं होता, बल्कि इसमें नैतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक पहलू भी शामिल होते हैं। यह अधिकार उस समाज, देश या समुदाय का होता है जहाँ से वह वस्तु उत्पन्न हुई है, जिसका वह इतिहास या पहचान दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो चोल काल की मूर्तियाँ भारत की सांस्कृतिक पहचान है, इसलिए उनका स्वामित्व भारत के पास होना चाहिए। इसके बाद हम स्वामित्व के प्रकार को देखते हैं, यानी टाइप्स ऑफ ऑनरशिप। 3 टाइप्स ऑफ ऑनरशिप होते हैं, यानी 3 प्रकार के स्वामित्व विरासतों पे होती हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय स्वामित्व यानी नेशनल ऑनरशिप। जब किसी देश की विरासत वस्तु उसकी सरकार या राज्य के अधिकार में होते हैं तो उसे राष्ट्रीय स्वामित्व कहते हैं। यह स्वामित्व उन वस्तुओं पर लागू होता है जो देश के इतिहास, संस्कृति या भूगोल से संबंधित होते हैं। यह राष्ट्रीय संग्रहालय, पुरातत्व विभाग या संवैधानिक संस्थाओं के संरक्षण में होते हैं। उदाहरण के तौर पे भारत का सांची स्तूप, अजंता और एलोरा की गुफाएं, कुतुब मीनार भारत सरकार की संपत्ति मानी जाती है। ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किए गए हैं। इन पर किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का स्वामित्व है। इनकी विशेषताओं को देखें तो सरकार द्वारा संरक्षित और नियंत्रित होती हैं। राष्ट्रीय धरोहर कानून द्वारा इसे संरक्षित किया जाता है। कोई निजी या विदेशी संस्था इन पर दावा नहीं कर सकती। इसके बाद स्वामित्व का दूसरा प्रकार है सामुदायिक स्वामित्व। जब कोई जनजातीय समूह, धार्मिक संप्रदाय या स्थानीय समुदाय किसी वस्तु पर ऐतिहासिक या सांस्कृतिक या धार्मिक अधिकार का दावा करता है तो वह सामुदायिक स्वामित्व कहलाता है। उदाहरण के तौर पे नागा जनजातियों के पारंपरिक वस्त्र, आभूषण, गीत, वाद्य यंत्र और अनुष्ठान उनके सामुदायिक यानी समुदाय के सांस्कृतिक धरोहर है। राजस्थान के भीलों के लोक नृत्य या सिख समुदाय के गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़ी वस्तुएं उनके सांस्कृतिक और धार्मिक स्वामित्व में आती हैं। इनकी विशेषताओं को देखें तो यह स्वामित्व कानूनी दस्तावेजों से अधिक परंपरा और आस्था और प्रथा पर आधारित होती है। वस्तुएं चाहे संग्रहालय में चली जाए, पर सांस्कृतिक अधिकार समुदाय का होता है। कई बार इन वस्तुओं को आप वापसी के लिए समुदाय सरकार से मांग भी कर सकता है। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है वो है अंतर्राष्ट्रीय या संग्रहालय का स्वामित्व। जब कोई विरासत वस्तु किसी विदेशी संग्रहालय या संस्था या देश के कब्जे में होती हैं और उसे कानूनी तरीके से प्राप्त करने का दावा किया जाता है तो उसे विवादित स्वामित्व कहा जाता है। ऐसी वस्तुएं प्रायः तस्करी, उपनिवेशीकरण, युद्ध, चोरी के माध्यम से दूसरे देश पहुंच गई हैं। उदाहरण के तौर पे कोहिनूर हीरा जो भारत से ब्रिटेन ले जाया गया था, जो कि अब ब्रिटिश क्राउन के पास है। इसके बाद दूसरा जो उदाहरण है वो है एल्गिन मार्बल्स, जो कि ग्रीस से लंदन ले जाए गए थे, जो कि अब ब्रिटिश संग्रहालय में रखे गए हैं। नटराज की मूर्तियाँ जो तमिलनाडु से चोरी होकर अमेरिका चली गई थी, बाद में ये वापस आ गई। इनकी विशेषताओं की बात करें तो यह सबसे जटिल और विवादित प्रकार का स्वामित्व है। इसमें मूल देश और संग्रहालय के बीच अंतर्राष्ट्रीय, कानूनी, नैतिक और राजनीतिक बहस होती है। कई बार यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन मध्यस्थता करते हैं। अब हम देखते हैं स्वामित्व का निर्धारण कैसे होता है। किन बातों से स्वामित्व का निर्धारण होता है? जब कोई सांस्कृतिक या ऐतिहासिक वस्तु किसी स्थान से बाहर पाई जाती है तो यह जानना जरूरी होता है कि उनका स्वामी कौन है। इसके लिए हम निम्न बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं, जिसमें पहला है वस्तु का मूल स्थान। किसी भी विरासत वस्तु का वास्तविक स्वामित्व तय करने के लिए सबसे पहला प्रश्न होता है, यह वस्तु सबसे पहले कहाँ से आई थी। यदि यह वस्तु किसी विशेष क्षेत्र, मंदिर, गुफा या सांस्कृतिक स्थल से जुड़ी हो तो मूल स्थान या देश या समुदाय उसका प्राकृतिक स्वामी होता है।
इसके बाद दूसरा फैक्टर है स्थानीय संस्कृति या धार्मिक परंपरा से संबंध। यानी अगर कोई वस्तु किसी समुदाय, जनजाति या धर्म की परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो उस समुदाय का उस पर नैतिक या सांस्कृतिक स्वामित्व होता है। जैसे मूर्तियाँ जो पूजी जाती थीं, वस्त्र जो अनुष्ठान में उपयोग होते थे, लोक नृत्य या वाद्य यंत्र जो विशेष रीति रिवाजों से जुड़े होते थे। इसके बाद तीसरा फैक्टर है स्थानांतरण के दस्तावेज। यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई है तो यह देखना आवश्यक होता है कि क्या उसका कोई बिक्री पत्र, उपहार प्रमाण या निर्यात लाइसेंस मौजूद है। क्या वह हस्तांतरण कानूनी ढंग से हुआ है। यदि ऐसे दस्तावेज नहीं है तो हस्तांतरण को संदिग्ध माना जाता है। इसके बाद इसका चौथा फैक्टर है कि क्या वह वस्तु वैध रूप से गई हैं या तस्करी या लूट के जरिए। यदि कोई वस्तु चोरी, तस्करी या धोखे या उपनिवेशीकरण या युद्ध के समय जबरन ले जाई गई है तो उसका कानूनी अधिकार भले ही किसी के पास हो, लेकिन नैतिक स्वामित्व मूल देश का माना जाता है जहां से वो वस्तु ले गई हैं। उदाहरण के तौर पे कोहिनूर हीरा, जिसका मूल स्थान भारत है, यह आंध्र प्रदेश के कोल्लूर खान से प्राप्त हुआ था। इसका हस्तांतरण 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जबरन ले जाया गया था। वर्तमान स्थिति को देखें तो यह ब्रिटिश क्राउन में शामिल है। यानी कानूनी स्थिति को अगर इसके देखें तो ब्रिटेन इसे अपना कहता है, लेकिन नैतिक और सांस्कृतिक स्वामित्व के अनुसार यह भारत का है, क्योंकि यह भारतीय सम्राट के मुकुट का हिस्सा रहा है। इसे जबरन छीना गया था। इसके बाद इस यूनिट का सबसे जो लास्ट टॉपिक है वो है विरासत संरक्षण हेतु कानून। यानी विरासत को संरक्षण के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं तो उसे देखते हैं। इसमें सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय कानून। इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सांस्कृतिक विरासत, वस्तुओं का अन्यायपूर्ण कब्जा और तस्करी रोकी जाए। नैतिक और कानूनी रूप से स्वामी देश को उनकी वस्तुएं वापस मिले। इसमें पहला है यूनेस्को कन्वेंशन, जो कि 1970 में हुआ था। युद्धकालीन विनाश से विरासत की रक्षा के लिए यह कन्वेंशन हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक संपत्ति की तस्करी, चोरी और अवैध व्यापारों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना था। इसके मुख्य प्रावधान को देखें तो जो वस्तुएं चोरी या अवैध रूप से दूसरे देश में गई हैं उन्हें मूल देश में वापस लौटाया जाए। इसके प्रावधान में सभी सदस्य देश, जिसमें भारत भी है, इस कन्वेंशन का पालन करते हुए अवैध लेन देन को अपराध माने। संग्रहालयों और निजी संग्राहकों को प्रमाण देना होता है कि वस्तु वैध रूप से प्राप्त की गई हैं। भारत की स्थिति को देखें तो भारत 1977 में इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था। इसके बाद इसमें दूसरा जो कन्वेंशन हुआ था वो है यूनिट राइट कन्वेंशन, जो कि 1995 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक वस्तुओं की चोरी और अवैध निर्यात को रोकना था। उनकी वापसी के लिए स्पष्ट कानून की प्रक्रिया को तय किया गया। इसकी मुख्य विशेषताओं को देखें तो संग्रहालयों को साबित करना होता है कि उनके पास मौजूद वस्तु कानूनी रूप से प्राप्त हैं। यदि कोई वस्तु चोरी या तस्करी से लाई गई है तो उसे मूल देश को अनिवार्य रूप से लौटाना होता है। यह कन्वेंशन नैतिक उत्तरदायित्व या न्यायसंगत स्वामित्व को प्राथमिकता देता है। इसके बाद तीसरा है विश्व धरोहर संधि, जो कि 1972 में हुआ था, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे यूनेस्को ने बनाया था ताकि दुनिया की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों की रक्षा की जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया की महत्वपूर्ण धरोहरों को बचाना और संरक्षित करना था। इन जगहों को विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में पहचान देना भी इसका उद्देश्य था। इसके महत्व को देखें तो ये जगहें पूरी दुनिया के लिए गौरव और पहचान है।
इनका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़रूरी है। यह संधि यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी देश में इन धरोहरों को नष्ट ना किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि विश्व धरोहर में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो इसमें सांस्कृतिक धरोहरें होती हैं, जिसमें मंदिर, स्मारक, गुफाएं, ऐतिहासिक स्थल होते हैं। उदाहरण के तौर पे ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। इसके बाद इसमें प्राकृतिक धरोहरें भी होती है, जिसमें जंगल, पहाड़, झीलें, वन्य जीव क्षेत्र आदि होते हैं। उदाहरण के तौर पे सुंदरवन, काजीरंगा जैसे राष्ट्रीय उद्यान इसके विश्व ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है। यूनेस्को एक वैश्विक संस्था है। यूनेस्को क्या करता है, इसे देखते हैं। इन स्थलों की सूची बनाता है जो कि वैश्विक धरोहर में शामिल होंगे। ज़रूरत पड़ने पर पैसे और तकनीकी मदद भी देता है। देशों को यह सिखाता है कि धरोहरों की रक्षा कैसे करनी चाहिए। यूनेस्को में भारत की भूमिका को देखें तो भारत भी इस संधि में शामिल हुआ था और भारत में अभी 40 से ज़्यादा वैश्विक धरोहर मौजूद है। भारत धरोहरों की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अभी तक हमने वैश्विक कानून को देखा। अब हम भारत में विरासत के संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हें देखते हैं, जिसमें पहला है 1958 में बनाया गया कानून प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम। इसका उद्देश्य 100 वर्ष या उससे अधिक पुराने ऐतिहासिक स्थलों, भवनों, मंदिरों, गुफाओं आदि को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करना है और उनकी सुरक्षा करना है। इसमें मुख्य प्रावधान को देखें तो ऐसे स्मारकों की खुदाई, निर्माण या नवीनीकरण सरकार की अनुमति से ही संभव है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन स्मारकों की देखरेख और प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। उदाहरण के लिए कुतुब मीनार, अजंता और एलोरा की गुफाएं और कोणार्क का सूर्य मंदिर आदि इसमें शामिल है। इसके बाद दूसरा कानून है पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972। इसका उद्देश्य पुरातन वस्तुओं जो कि 100 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और कलाकृतियों का पंजीकरण करना और उनका अवैध निर्यात रोकना है। इसमें मुख्य प्रावधानों को देखें तो किसी भी पुरावशेष या कलाकृति को विदेश भेजने के लिए अनुमति आवश्यक है। पंजीकरण न कराने पर वस्तु जब्त की जा सकती है। चोरी, तस्करी, अवैध व्यापार पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। उदाहरण के लिए प्राचीन मूर्तियाँ, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ, प्राचीन सिक्के, इन सब को पंजीकृत किया जाना चाहिए। इसके बाद तीसरा है सीमा शुल्क अधिनियम। यह सन 1962 में बनाया गया, जिसे कस्टम एक्ट कहते हैं। इसका उद्देश्य देश की सीमा पर होने वाले अवैध व्यापार और तस्करी को रोकना है। इसमें प्रमुख प्रावधानों को देखें तो जब कोई सांस्कृतिक वस्तु अवैध रूप से विदेश भेजी जा रही हो तो सीमा पर उसे जब्त करने का अधिकार कस्टम विभाग को है। सांस्कृतिक वस्तुओं की स्कैनिंग और सत्यापन की व्यवस्था भी की गई है। इसके बाद चौथा तथा अंतिम जो कानून है वह है फॉरेन ट्रेड यानी विकास और विनिमय अधिनियम 1992 में। इसका उद्देश्य है भारत से किस वस्तु का निर्यात हो सकता है और किस वस्तु का निर्यात नहीं हो सकता है, यह तय इस कानून के माध्यम से किया जाएगा। इसके मुख्य प्रावधान को देखें तो सांस्कृतिक धरोहरों की निर्यात नीति सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। कई विरासत वस्तुएं निर्यात प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में आ जाती है, जिसे निर्यात नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हमने इसमें सेकेंड यूनिट के सारे टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें सबसे पहले हमने विरासत के लूट को देखा, उसके बाद पर्यावर्तन को देखा, पर्यावर्तन की आवश्यकता क्यों है, पर्यावर्तन के मतलब चुनौतियाँ क्या क्या हैं। उसके बाद हमने इसमें स्वामित्व के 3 प्रकार को पढ़ा, फिर स्वामित्व का निर्धारण कैसे हो सकता है, फिर कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, इन सभी चीज़ों को इसमें पढ़ा।
आशा करता हूँ इस वीडियो में जो बातें बताई गई वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहाँ पूछ सकते हैं। इसके और भी जो 2 यूनिट बचे हैं उसकी वीडियो कल तक आपको मिल जाएंगी, जो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप सभी को परीक्षा की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।